नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज मैं आप सबको क्राइम इन्वेस्टिगेशन की एक बेहतरीन कहानी सुनाऊंगा, जिसमें दिल्ली पुलिस ने अपनी सूझबूझ, अपने नेटवर्किंग, अपने इंटेलेक्ट की बदौलत एक बहुत ही उलझाने वाले मामले को सफलतापूर्वक सुलझा लिया। क्या थी कहानी, आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं। पिछले महीने की बात है, 29 जनवरी के रोज सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास सफदरजंग एन्क्लेव पुलिस स्टेशन में एक महिला अपने पति को लेकर पहुंचती है। महिला बहुत परेशान है, बहुत बुरी तरह से रो रही है, उसको संभालना मुश्किल हो रहा है, साथ में पति भी है। और दोनों आकर पुलिस को ये बताते हैं कि वो इलाज के लिए सफदरजंग हॉस्पिटल आए थे और वहाँ 2-3 दिनों से रुके हुए थे। इसी बीच किसी ने उनके दूध मुँहे बच्चे को उनसे चुरा लिया है। अब ये बड़ी अजीब सी बात थी, मतलब बच्चा है, कोई पर्स नहीं है, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है, कोई चुरा कैसे सकता है। ये अपने आप में बहुत शॉकिंग बात थी। हालांकि ऐसा नहीं कि ऐसी घटनाएं होती नहीं हैं, लेकिन जब भी होती हैं हैरान तो करती है। तो बच्चे को चुरा लिया है, ऐसा वो महिला बता रही थी, रो रही थी, उसका पति भी रो रहा था। ये मूल रूप से बिहार के मधुबनी के रहने वाले थे और इनका ये कहना था कि ये जो महिला है उसे कुछ बीमारी थी, उसके इलाज के सिलसिले में वो लोग यहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल आए थे और 3-4 दिनों से उसी हॉस्पिटल में रह रहे थे। पुलिस ने पूछा कि अच्छा ठीक है, बताओ कैसे चोरी हुई, क्या हुआ। तो फिर उसने ये बताया कि मैं वेटिंग हॉल नंबर 5 में मुझे जगह मिली थी, मैं वहाँ पर रुकी हुई थी और मैं अकेली तो थी नहीं, वहाँ बहुत सारे और भी लोग, और भी महिलाएं जो इलाज के लिए वहाँ आई हुई थी, वो लोग भी वहाँ थे। तो मेरी वहीं वेटिंग हॉल में रहते हुए एक महिला से दोस्ती हो गई, बातचीत हो गई, मुलाकात हो गई। वो बहुत अच्छे से बातचीत करती थी, तो उससे मेरी बातचीत शुरू हो गई और फिर हम लोग जब तक वहाँ रहे तो एक दूसरे से तमाम तरह की बातें भी करते रहे। इस बीच इस महिला का ये कहना था, पीड़ित महिला का, कि 29 जनवरी की सुबह तकरीबन 10:15 बजे के आसपास उसके बेटे को भूख लग रही थी और उसके बेटे के लिए उसे दूध लेने जाना था। तो दूध लेने के लिए उसे सफदरजंग हॉस्पिटल के गेट नंबर 1 के पास कोई आउटलेट है, वहाँ जाना था। और उसने ये सोचा कि उतनी दूर मैं जाऊँगी तो इस ठंड में अपने बेटे को बाहर क्यों लेकर जाऊँ। उसने अपनी वो जो नई नई सहेली बनी थी जो महिला, उसको उसने अपने बेटे को पकड़ा दिया, ये कहते हुए कि आप मुन्ने का कुछ देर ख्याल रखिए, मैं गेट नंबर 1 से इसके लिए दूध लेकर आती हूँ। वो महिला, जो पीड़ित महिला है, वो दूध लेने के लिए सफदरजंग हॉस्पिटल के गेट नंबर 1 पर पहुँच गई। दूध उसने लिया भी। दूध लेने के बाद वो वापस लौटी। बमुश्किल 5 से 10 मिनट लगे होंगे। वो वापस आई तो उसने देखा कि वो महिला वहाँ से नदारद है और महिला भी नदारद है। उसका छोटा सा बच्चा, जिसकी उम्र बमुश्किल 4 महीने की रही होगी, वो बच्चा भी वहाँ से नदारद था। अब ये जो पीड़ित महिला है, पहले तो उसने सोचा ही नहीं कि कोई ऐसा कर भी सकता है। वो बेतहाशा अपने बच्चे को और उस महिला को ढूंढने लगी। पहले आसपास लोगों से पूछताछ की, फिर हॉस्पिटल में पूछताछ की, इधर उधर भागती रही कि कहाँ गई, अभी तो मैं निकली हूँ, तुरंत वापस आई हूँ, कहाँ जा सकती है। दौड़ने लगी बिल्कुल पागलों की तरह पूरे हॉस्पिटल में। लेकिन उसके दौड़ने का कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि उसे न तो वो महिला नज़र आई और न ही अपना बेटा नज़र आया। अब उसे एक बात समझ में आ गई कि ये जो है, कोई ऐसा नहीं कि वो महिला उनके बेटे को लेकर कहीं पास कुछ चीज़ लेने चली गई हो, वापस आ जाए, मतलब कोई पॉजिटिव रीज़न इसके पीछे नहीं था। उसे समझ में आ गया कि जिस महिला को उसने अपने बेटे को सौंपा था, वो महिला उसके बेटे को लेकर भाग गई है। और ये किसी माँ के दिल पर कितना बड़ा झटका या सदमा हो सकता है, इसके बारे में आप सारे लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जो माएँ होंगी, वो तो खुद रिलेट कर सकती हैं। बाकी जो माएँ नहीं हैं, वो माँ के बच्चे तो हैं। आप समझिए कि अपनी माँ से हम लोगों की कैसी बॉन्डिंग होती है और माँ कैसा सेल्फलेस लव उनका होता है। तो खैर, अब हुआ क्या कि ये महिला बहुत परेशान हुई, रोने लग गई अपने पति के साथ। फिर वो पुलिस स्टेशन पहुँची और उसने ये सारी बातें पुलिस को बताई। पुलिस ने उससे पूछा कि ठीक है, बच्चे की कोई तस्वीर दो। यहाँ आंसर नेगेटिव था, बोला नहीं, 4 महीने का ही बच्चा था, हमने तो कोई तस्वीर उसकी आज तक खींची ही नहीं। ये भी अपने आप में एक अजीब सी बात थी, क्योंकि आजकल मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, हर आदमी के पास में स्मार्टफोन है। 4 महीने का एक बच्चा है, इन 4 महीने में माँ बाप ने अपने बच्चे का एक भी तस्वीर नहीं खींची। ये कैसी अजीब बात थी। लेकिन दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, हर आदमी की अपनी अलग समस्याएँ भी होती हैं। हो सकता है कि गरीब हों कुछ उस तरह से, या मोबाइल फ़ोन ना हो,
या वक्त न मिला हो बीमारी की वजह से, जो भी रीज़न हो, मतलब उनको मैं गलत नहीं कहता, लेकिन तस्वीर बच्चे की उनके पास नहीं थी। अब पुलिस ने इस महिला से पूछा कि अच्छा, जिस महिला से तुम्हारी बातचीत हो रही थी उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहती है? तो उसने कहा कि साहब मुझे तो ये पता नहीं, हॉस्पिटल में ही मिली थी, 2-3 दिनों से बात कर रही थी, तो मैं भी बात कर रही थी उससे तमाम, मुझे नहीं पता कहाँ रहती है और क्या करती है। पुलिस को बड़ी हैरानी हुई, इसलिए भी हैरानी हुई कि 2-3 दिनों से अगर कोई किसी से बातचीत कर रहा है, मुलाकात कर रहा है और इतना भरोसा हो गया है कि अपने बेटे को उस अनजान महिला को वो सौंप रही है, तो उस महिला के बारे में वो कुछ भी नहीं जानती है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इसका भी जवाब जो है वो नेगेटिव था। पुलिस को उस महिला के बारे में, पीड़ित महिला से कोई जानकारी नहीं मिल पाई। बताया कि मैं नहीं जानती हूँ कि वो कहाँ रहती है और क्या उसका मतलब क्या नाम है, क्या करती है, मुझे कुछ नहीं पता, बस यहाँ मिलती थी, बात होती थी, मैंने अपने बेटे को रखने के लिए दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि पुलिस जो भी इनिशियल क्लू इस मामले में ढूंढ रही थी ताकि उस बच्चा चोरी करने वाली महिला तक पुलिस पहुंच पाए, उस तरह का कोई इनिशियल क्लू पुलिस को अपनी तफ्तीश में नहीं मिल रहा था। तो पुलिस ने कहा ठीक है, चलो अब दिखाओ कहाँ पर चोरी हुई है। पुलिस की एक टीम जो है वो हॉस्पिटल पहुंची, सीनियर ऑफिसर्स को भी बताया गया। अब मामला ये बड़ा सेंसिटिव था क्योंकि बच्चे का चोरी हो जाना, आप समझिए मतलब कितना गंभीर मामला है। तो पुलिस की एक टीम बनाई गई और जो सफदरजंग एन्क्लेव पुलिस स्टेशन के लोग हैं, उस टीम में वो लोग तो थे ही, दिल्ली में एक एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड भी है। जैसा कि नाम से पता है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये गाड़ियों की चोरी रोकने के लिए बनाई गई एक टीम है। लेकिन हमेशा ये टीम जो है सिर्फ गाड़ियों की चोरी रोकने और चोरों को पकड़ने का काम नहीं करती है, बल्कि इस टीम के मेंबर जो है वो पुलिस को, थाने की पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट भी करते हैं और उनको असिस्ट भी करते हैं। तो एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड के कुछ पुलिस वालों को भी इस बच्चा चोरी को सॉल्व करने वाली टीम में रखा गया। तो पुलिस की आनन फानन में एक टीम बनाई गई और उस टीम में से कुछ ऑफिसर्स जो है वो फ़ौरन सफदरजंग हॉस्पिटल पहुँचे। उन्होंने कहा ठीक है, दिखाओ कहाँ पर चोरी हुई, तुम्हारा बच्चा, तुम कहाँ बैठी थी, कहाँ लेटी थी, और वो महिला कहाँ थी, चलो दिखाओ। तो पुलिस की टीम जब आई तो वो सीधे वेटिंग हॉल नंबर 5 में लेकर गई जहाँ पर वो रुकी थी। उसने दिखाया कि साहब मैं यहीं लेटी थी, यहाँ मेरा बिस्तर है, ये देखिए अभी भी लगा हुआ है, और बगल में वो महिला लेटी हुई थी, उसको भी कोई इलाज कराना था, और यहीं पर मैंने उसको गोद में दिया वो बच्चा, और फिर उसके बाद मैं दूध लेने गई और अब आई हूँ तो वो गायब है। फिर से वही कहानी। तो पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछा। वहाँ पर एक बैग रखा हुआ था जो अनअटेंडेड था, लावारिस था। अब पुलिस ने इस पीड़ित महिला से पूछा कि ये बैग किसका है? तो उसने कहा साहब बैग को तो मैं पहचानती हूँ, ये बैग उसी महिला का है जो मेरा बच्चा लेकर गई है। अब पुलिस को एक उम्मीद की किरण नज़र आई। पुलिस को लगा कि चलो कुछ तो है जिससे हम इस मामले को आगे बढ़ा सकते हैं, इसकी तफ्तीश कर सकते हैं, कोई तो लीड, कोई तो सुराग इस बैग से मिलेगा। ये सोचकर पुलिस ने फ़ौरन वो जो अनअटेंडेड बैग था, जो बच्चा चुराने वाली महिला का था, उस बैग को पुलिस ने ढूंढना, तलाशना शुरू किया। मतलब उसके अंदर की तलाशी लेनी शुरू की। बैग को ढूंढना शुरू नहीं किया, बैग तो वहीं था, बैग की तलाशी लेने की शुरुआत की। तो पुलिस जब उसकी तलाशी ले रही थी तो पुलिस को उसमें से कुछ क्रूशियल चीज़ें मिली, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली। वो चीज़ें क्या थी? वो थी दिल्ली मेट्रो के कुछ टिकट्स और दिल्ली के डीटीसी, जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, उसके कुछ बस के टिकट वहाँ पर उस बैग में पुलिस को मिले। ये जो टिकट थे वो 4 दिसंबर और 2 जनवरी के थे। 4 दिसंबर 2024 और 22 जनवरी, माफ़ कीजिएगा, 22 जनवरी 2025 के थे। यानी 29 तारीख को ये घटना हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके कुछ दिन पहले 22 तारीख को इस महिला ने ट्रैवल किया था और उस ट्रैवल के सबूत के तौर पर कुछ मेट्रो के और डीटीसी बस के टिकट उसके बैग से पुलिस को मिल गए। अब पुलिस ने सोचा कि 4 दिसंबर का डेट पुराना है, उस डेट को बाद में एक्सप्लोर करेंगे, पहले नज़दीक वाले डेट को एक्सप्लोर करके देखते हैं कि इस 22 जनवरी के दिन ये महिला कहाँ गई, कहाँ आई। तो जब टिकट देखा तो टिकट में ही ये लिखा हुआ था जहांगीरपुरी से सफदरजंग एन्क्लेव और एम्स की तरफ तक का टिकट था। जहांगीरपुरी से एम्स, आपको पता होगा जो लोग दिल्ली में रहते हैं या फिर जिनका कभी यहाँ आना हुआ है, एम्स जो देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, उसके जस्ट ऑपोजिट में रोड के दूसरी तरफ सफदरजंग हॉस्पिटल है। तो जो लोग सफदरजंग हॉस्पिटल आते हैं वो भी एम्स के लिए ही टिकट लेते हैं, बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो जहांगीरपुरी से एम्स और एम्स से जहांगीरपुरी आने जाने का टिकट जो है वो 22 जनवरी को उस महिला के बैग से मिला। और
अब एक बात की ये पुष्टि हो गई कि ये महिला जो है उसने मेट्रो से ट्रैवल किया है और ज़रूर वो जहांगीरपुरी के आसपास या तो कहीं रहती है या फिर वहाँ कोई उसका लिंक ज़रूर है जिसकी वजह से वो उधर आती जाती रही है। तो पुलिस ने अब मेट्रो स्टेशन पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, पुलिस ने मेट्रो अथॉरिटी से बातचीत करके उन सीसीटीवी फुटेज को एक्सप्लोर करना, छानबीन करना शुरू किया। पुलिस सीधे जहांगीरपुरी पहुंची और जहांगीरपुरी के मेट्रो स्टेशन में भी पुलिस ने छानबीन शुरू की और साथ में लगातार ये जो पीड़ित महिला है या उसके हस्बैंड है उसको पुलिस साथ में रख भी रही थी और कुछ जगहों पर जहां वो लोग नहीं जा पाए वहां से उन लोगों ने सीसीटीवी से संदिग्ध महिलाओं की तस्वीरें और ग्रैब लेकर इस कपल को, जो पीड़ित परिवार था, उनको शेयर भी किया और दिखाया कि देखो बताओ क्या इसमें से कोई महिला है जो तुम्हारे बच्चे को लेकर भागी है। तो इस कोशिश में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने देखा कि जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन पर डिबोर्ड करते हुए, मेट्रो से उतरते हुए 22 जनवरी को उस महिला की कुछ तस्वीरें कैद हुई थी और ये जो पीड़ित महिला है उसने इस बात को कंफर्म भी कर दिया। अब पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज की रीसेंट वाले डेट में यानी 29 तारीख वाले डेट में जब जांच की, छानबीन की, तो पुलिस को तकरीबन 11:15 बजे, 10 बजे के आसपास जो है वो बच्चा चोरी हुआ था। सुबह तकरीबन 11:15, 11:30 के आसपास पुलिस को जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के पास वो महिला बाहर आकर एक ऑटो रिक्शा में बैठती हुई नजर आई और उस समय उसके हाथ में वो बच्चा भी था। ये अपने आप में बहुत बड़ा एविडेंस था कि वो महिला जहांगीरपुरी मेट्रो से ट्रैवल करके आई है और उस बच्चे को लेकर ही आई है, क्योंकि साफ साफ सीसीटीवी फुटेज में वो महिला बच्चे के साथ दिख रही थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो आगे उस ऑटो रिक्शा में बैठ गई और फिर ऑटो रिक्शा वाला उसे कहाँ लेकर गया ये किसी को नहीं पता था। लेकिन सीसीटीवी फुटेज की बदौलत उस ऑटो रिक्शा वाले की भी पहचान हो गई। ऐसे भी जो ऑटो रिक्शा वाले होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर स्टैंड्स के बीच ही अपनी गाड़ियां चलाते हैं। जैसे जहांगीरपुरी से अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाते होंगे, फिर जहांगीरपुरी वापस आकर मेट्रो स्टेशन के पास रुकते होंगे, तो हर ऑटो रिक्शा वाले का कोई ना कोई स्टैंड होता है। तो जहांगीरपुरी में जब एक ऑटो रिक्शा में इस महिला को बैठते हुए देखा गया तो पुलिस ने वहाँ के दूसरे ऑटो रिक्शा चालकों से भी बातचीत की और उस ऑटो रिक्शा वाले की पहचान हो गई जिसके ऑटो में ये महिला अपने उस चुराए हुए बच्चे के साथ बैठकर कहीं गई थी। पुलिस ने उस ऑटो रिक्शा वाले से पूछा कि भाई बताओ, 29 तारीख की सुबह तकरीबन 11, सवा 11 बजे तुमने किसको छोड़ा था? तो 29 तारीख को ही ये छानबीन भी चल रही थी। या तो 29 को पुलिस ऑटो रिक्शा वाले तक पहुंची होगी या 30 को पहुंची होगी, थोड़ा सा मुझे डेट को लेकर कन्फ्यूज़न है, लेकिन घटना 29 की है, इतना क्लियर है। तो पुलिस ने जब ऑटो रिक्शा वाले से पूछताछ की तो ऑटो रिक्शा वाले को याद आ गया, ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत पुरानी बात नहीं थी। उसने बताया कि हाँ, एक महिला को उसने छोड़ा तो था, लेकिन उस महिला को उसने अरबिंदो मार्ग और रिंग रोड होते हुए धौला कुआं की तरफ छोड़ा था। एक लोकेशन उसने बताया धौला कुआं का। तो पुलिस को लगा कि अब धौला कुआं अगर छोड़ा था तो धौला कुआं में बस स्टॉप भी है और वो एक ऐसा जंक्शन है दिल्ली में जहाँ से कई दिशाओं में गाड़ियाँ जाती हैं और जहाँ से आप दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जा सकते हैं। साउथ दिल्ली जा सकते हैं, वेस्ट दिल्ली के लिए निकल सकते हैं, आउटर दिल्ली के लिए जा सकते हैं, फिर उधर गुरुग्राम और एयरपोर्ट की तरफ का रास्ता भी धौला कुआं से निकलता है। तो कई सारी सड़कें जो है धौला कुआं से कनेक्ट होती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पुलिस के लिए वो काम चैलेंजिंग हो गया था, लेकिन पुलिस ने जब ऑटो रिक्शा वाले से जानकारी मिली तो पुलिस ने धौला कुआं का रुख किया और धौला कुआं का रुख करने के बाद फिर ऑटो रिक्शा वाले से जो पूछताछ की उसके बाद वहाँ से कुछ और इनपुट पुलिस ने जुटाए और ये जब इनपुट जुटाए तो फाइनली एक और लीड या एक और बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली। वो ये कि ये महिला धौला कुआं से फिर किसी गाड़ी में सवार होकर गई थी अंबेडकर हॉस्पिटल रोहिणी के गेट नंबर 1 तक। यानी ये महिला सफदरजंग हॉस्पिटल से निकली, अलग अलग जगहों से होती हुई ये गई अंबेडकर हॉस्पिटल रोहिणी के गेट तक, गेट नंबर 1 तक। ये एक जानकारी पुलिस को मिली है। पुलिस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी। पुलिस अब पहुंची रोहिणी के अंबेडकर हॉस्पिटल के दरवाजे पर, अंबेडकर हॉस्पिटल के गेट नंबर 1 पर। वहाँ पर पुलिस ने पूरे मौके का मुआयना किया। पुलिस ने देखा वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा है हॉस्पिटल अथॉरिटी का। तो पुलिस ने हॉस्पिटल वालों से बातचीत की और 29 तारीख के दिन के सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस ने देखने की शुरुआत की। यहाँ पर भी वो महिला उस चोरीशुदा बच्चे के साथ एक ऑटो रिक्शा से उतरती हुई नजर आई और यहाँ जैसे ही वो ऑटो रिक्शा से उतरी, एक मारुति स्विफ्ट कार में उस महिला को कुछ लोग लेने के लिए आए थे।
वो महिला बच्चे के साथ उस मारुति स्विफ्ट कार में बैठ गई। यानी ये भी उस महिला का लास्ट डेस्टिनेशन नहीं था, इसके बाद भी उस महिला को कहीं और जाना था। तो महिला को जब उस कार में बैठे हुए पुलिस ने देखा तो पुलिस को समझ में आ गया कि ये कार वाले जो है उसको लेने के लिए आए हैं। तो पुलिस ने फिर क्या किया, उस कार का रजिस्ट्रेशन नंबर निकाला। रजिस्ट्रेशन नंबर से उस कार के मालिक की पहचान हुई। ये कार आउटर दिल्ली के अलीपुर गांव के रहने वाले राजीव नाम के एक आदमी की थी। अब ये राजीव कौन था, पुलिस को ये पता लगाना था। पुलिस ने अपने तौर पर उसके घर में दबिश डालने से पहले पता किया तो पता चला कि नहीं, ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या कोई पुराना बदमाश ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सिटीज़न है। और पुलिस को लगा कि अब राजीव के घर जाकर इस महिला के बारे में पूछताछ करने की बहुत ज़रूरत है। तो पुलिस बिना वक्त गंवाए हुए उसने राजीव के घर में दबिश डाली और ये दबिश डाली गई आउटर दिल्ली के अलीपुर गांव में। राजीव तो उस घर में मिला ही, राजीव के साथ साथ वो महिला भी मिली, वो बच्चा भी मिला और घर के बाकी लोग भी मिल गए। पुलिस की टीम जो इतने घंटों से 29 तारीख को जब से ये रिपोर्ट हुई थी तब से पुलिस इस मामले को चेज़ कर रही थी, फॉलो कर रही थी। फाइनली कई घंटों की मशक्क़त के बाद पुलिस ने उस महिला को बच्चे के साथ गिरफ्तार कर लिया, बच्चे को बरामद किया और इसी के साथ एक नई कहानी सामने आई। वो नई कहानी क्या थी? वो नई कहानी ये थी कि ये जो महिला है इसकी शादी राजीव कुमार से हुई थी, यानी राजीव उसका पति था जो उसे अंबेडकर हॉस्पिटल के गेट के पास लेने के लिए आया था। और ये महिला 7 साल पहले इसकी शादी राजीव से हुई थी, लेकिन ये कंसीव नहीं कर पा रही थी, यानी ये प्रेग्नेंट नहीं हो पाती थी, जो भी मेडिकल रीज़न हो। और कुछ ऐसे स्टिग्मा से या कुछ ऐसे दबाव से गुजर रही थी कि वो ससुराल वालों को जो है फेस नहीं कर सकती थी, खासकर अपने पति को या ससुर को। हो सकता है कि वो उतना कंफर्ट जो है इस महिला को देते भी ना हो, ये कहते हुए कि भाई इतने साल हो गए, एक बच्चा जो है हमारे घर में नहीं आ पाया, तो हो सकता है कि ब्लेम करते होंगे अपनी बीवी को। तो ये महिला बहुत विचलित थी, बहुत परेशान थी और उसने फिर क्या किया, इस परेशानी से बचने के लिए एक तरीका ढूंढा। वो तरीका उसने ये ढूंढा कि उसने अपने पति को और घर के लोगों को एक झूठी कहानी सुनाई कि वो प्रेग्नेंट है। और इस तरह से उसने 8-9 महीने तो प्रेगनेंसी का ड्रामा करते हुए ही निकाल दिए। 8-9 महीने बाद जब उसे लगा कि अब तो प्रेग्नेंट हूँ, इतने दिनों से बता रही हूँ, तो अब मुझे बच्चा भी चाहिए, क्या करूँ? फिर उसने अपने आप को अपने पति से कहा कि उसे इलाज कराने जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, वो प्रेग्नेंट है। तो पति ने उसको छोड़ा और फिर वो सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंची इस तलाश में कि उसे कोई शिकार मिल जाए जिसका बच्चा वो चोरी करके, लूट करके या किडनैप करके भाग सके। और फाइनली वो अपने उस कोशिश में कामयाब हो गई जब 29 तारीख को बिहार की रहने वाली उस महिला ने अपने बच्चे को इस महिला के हवाले कर दिया, ये कहते हुए कि बहन 10 मिनट में मैं आ रही हूँ बच्चे के लिए दूध लेकर, तुम इसे ज़रा संभालना। ये उसके लिए गोल्डन चांस था। उसने 4 महीने के उस बच्चे को अपने कब्ज़े में लिया और वहाँ से वो बच्चे को लेकर फरार हो गई। हालांकि नवजात बेबी में और 4 महीने के बच्चे में थोड़ा फ़र्क तो होता है, लेकिन बच्चे चूँकि बहुत टेंडर होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और इतनी कम उम्र में जो है वो फेशियल फीचर्स जो है वो इतने क्लियरली विजिबल नहीं होते। तो इस महिला को लगा कि अगर मैं 4 महीने के बेबी को लेकर भी घर जाऊंगी और बताऊंगी कि न्यूबॉर्न है तो शायद लोग यकीन कर लेंगे। और सच्चाई ये है कि लोगों ने यकीन कर भी लिया था। उसके पति ने, ससुराल वालों ने ये मान लिया था कि हाँ, उनकी बीवी को या बहू को बेटा हुआ है और वो लोग बहुत खुश थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी साजिश या इतना बड़ा खेल उनकी बहू ने इस बच्चा न होने की परेशानी से बाहर निकलने के लिए रचा था। तो खैर पुलिस ने उस महिला को तो गिरफ्तार किया ही और उस बच्चे को भी बरामद कर लिया। और इसी के साथ वो महिला जिसका बच्चा चोरी हुआ था, मधुबनी बिहार की रहने वाली वो महिला, उसने जो है वो राहत की सांस ली। उसने पुलिस वालों के खुशी के मारे वो पुलिस वालों के पैरों में गिर पड़ी और उसने कई बार शुक्रिया कहा उस पति पत्नी ने अपना बच्चा वापस मिलने की खुशी में। तो थैंक्स टू दिल्ली पुलिस एंड थैंक्स टू देयर इन्वेस्टिगेशन की पुलिस ने इतने अच्छे तरीके से इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया। सीसीटीवी फुटेज और वो लावारिस बैग, उस बैग में मौजूद मेट्रो और डीटीसी बसेस के टिकट, अगर ये सारी चीज़ों का इत्तेफाक कड़ी दर कड़ी न जुड़ता तो शायद ये केस इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होता। लेकिन हाँ, सॉल्व हो जाता, इसकी गारंटी है। उसकी वजह ये है, मतलब गारंटी मतलब ऑब्वियसली 100% तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है 90% चांस है कि सॉल्व हो जाता, क्योंकि आज की तारीख में मोबाइल फ़ोन तो है ही और इसके अलावा
सीसीटीवी फुटेज, कैमरे हर जगह लगे हुए हैं। अगर वो बस का टिकट नहीं भी मिलता तो पुलिस का काम थोड़ा लंबा हो जाता, लेकिन पुलिस सूनर और लेटर ये पता लगाने में कामयाब हो जाती कि वो महिला जो बच्चे को लेकर भागी है वो कहाँ रहती है, किधर जाती है। तो खैर ये थी पूरी कहानी। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से चोरी के एक मामले में एक गुनहगार, एक आदमी जिसने चोरी की थी, वो अपने ही घर के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में जो है कैद हो गया और फंस गया। जहाँ चोरी की थी वहाँ कोई कैमरा नहीं था, वहाँ वो नहीं फंसा, सीसीटीवी कैमरे में नहीं आया, लेकिन अपने घर में उसका कैमरा लगा हुआ था। चोरी करके जब आ रहा था, घर में दाखिल हो रहा था, बाहर निकल रहा था, उसकी सीसीटीवी तस्वीर पुलिस को मिली और वो गिरफ्तार हुआ। लेकिन वहाँ तक पुलिस कैसे पहुँची वो जानना भी कम दिलचस्प नहीं है। वहाँ तक पुलिस को पहुँचाया पुलिस के एक खोजी कुत्ते ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप देखना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप उस कहानी को सुन सकते हैं। आइए कुछ कमेंट्स जो प्रीवियस स्टोरी में आप लोगों ने किए हैं वो पढ़ता हूँ। प्रियंका पटवाल ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि आप लोगों का वे ऑफ टॉक बहुत ही प्रोफेशनल है। आप लोगों को देखकर मेरे अंदर भी पेशेंस आ गया है। चलिए, थैंक यू वेरी मच प्रियंका जी। मतलब अगर हम लोगों की वजह से किसी के जीवन में भी कुछ पॉजिटिव चेंज आता है तो उसके लिए मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। योगा विद विकास, इन्होंने ये कहा है कि मेरी स्टोरी का ये जो टाइमिंग चेंज हुआ है इसकी वजह से उन्हें देखने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। मेरे हिसाब से ऐसा दिक्कत विकास जी होना नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये कोई लाइव बुलेटिन तो है नहीं कि अभी अगर आपने नहीं देखा 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर या 1 घंटे या 1 दिन के अंदर तो वो वीडियो ख़त्म हो गया। उसका लिंक पड़ा हुआ है, वीडियो के थंबनेल पड़े हुए हैं और मेरा ये मुखड़ा आपको दिखता रहता है वीडियो में, तो आप आसानी से सर्च करके देख सकते हैं। मतलब आप अपने वो इंग्लिश में कहते हैं ना, टेक योर ओन स्वीट टाइम। जब आपका सबसे मुफीद समय हो, सही समय हो, आप उस वक्त मेरा वीडियो देखिए। प्रदीप भाम्बू जी ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका, हमारे रेगुलर लिसनर हैं। सचिन यादव जी, सलीम सैयद ने भी कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी व्यावसायिकता और स्पष्टता के साथ लगातार व्यवहारिक और जानकारीपूर्ण समाचार कवरेज देने के लिए श्री एस बैनर्जी को हार्दिक धन्यवाद। इन्होंने बिल्कुल हिंदी लिखकर एकदम जिसे कहते हैं ना कलम तोड़ दी है। मतलब बहुत धुआंधार अच्छी हिंदी आपने लिखी है। तो खैर, प्यासी स्कोप के नाम से एक आईडी है और इन्होंने अपना नाम बताया है। ये कराड महाराष्ट्र से हैं। इनका नाम है जगदीश डोंबे। इन्होंने कहा है कि उन्होंने बहुत बार कमेंट किया लेकिन एक बार भी आपने पढ़ा नहीं। देखिए जगदीश साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ और सारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये जो कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, मैं रैंडमली पढ़ता हूँ। अभी आपके सामने मोबाइल लेकर ही पढ़ रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि कागज़ में कोई नोट करके ले आया हूँ। तो जो नाम मुझे आंखों के सामने दिखने लगते हैं मैं पढ़ता रहता हूँ। तो ये इत्तेफाक की बात है, इसमें कोई पिक एंड चूज़ वाली बात नहीं है। आपने बेशक बहुत बार कमेंट किया होगा, लेकिन हो सकता है कि जब मैं यहाँ कमेंट पढ़ रहा हूँ तो वो मेरी आंखों के सामने से न गुजरा हो। अन्नू है लखनऊ से, उन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। रिकी यादव ने कमेंट किया है और उन्होंने लिखा है कि आपकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, रोज़ सुनती हूँ। तो एनीवे, रिकी नाम तो मुझे शायद कोई मेल नेम लग रहा था, लेकिन आपने सुनती हूँ लिखा है तो ऑब्वियसली आप कोई लड़की होंगी एंड आई गेस कोई बालिका। रोहित राय ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। उन्होंने ये लिखा है कि जो स्टोरीज़ है उसके बीच में टाइटल न डाले, उससे स्टोरी का मज़ा जो है वो किरकिरा हो जाता है। मैं अक्सर ये कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें न डालूँ जिससे वो स्टोरी पहले ही रिवील हो जाए, लेकिन हर बार अपने उस माइंडसेट को मैं फुलफ़िल नहीं कर पाता। कई बार ऐसी लाइनें भूलवश लिख देता हूँ कि स्टोरी थोड़ा पहले ही रिवील हो जाती है। मैं कोशिश करूँगा कि वो मज़ा किरकिरा न हो। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि कभी कोई हॉन्टेड कहानी सुना दे। ठीक है, मैं उसकी भी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। सैयद परवेज़ ने भी कमेंट किया है। तौफीक आलम साहब हैं, बराल समथिंग के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। शिवम ध्रुव छत्तीसगढ़ से हैं। रेखा भट्ट जी सीनियर सिटीज़न हैं और वो हमेशा मुझे आशीर्वाद देती हैं। उन्होंने दिलचस्प कहानी लिखा है। सुप्रतिम, जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच। वासुदेव महतो, ये झारखंड की राजधानी रांची से है और मेरी कहानी का हर एक एपिसोड ये सुन चुके हैं और इन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है। आपका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत बढ़िया लगा। ऐसे तो सबका कमेंट पढ़ के बढ़िया लगा, लेकिन जब कोई झारखंड से होता है तो थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील करता हूँ, अपने राज्य की बात होती है तो अच्छा लगा। निवेदिता गुप्ता जी ने भी कमेंट किया है, हमारी रेगुलर लिसनर हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और बलकार सिंह धंजू अनूपगढ़ राजस्थान से हैं, इन्होंने भी अपनी बात रखी है। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सबके नाम और कमेंट एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। आप सबसे गुजारिश है कि यूं ही मेरे वीडियोस देखते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए और मैं भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए इन्वेस्टिगेशन की अच्छी स्टोरीज़ लेकर आऊँ। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद जय भारत।